So hello everyone, today we are going to solve test number 22 और ये अगेन एक फुल सिलेबस टेस्ट है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसी का 22 नंबर टेस्ट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहले 2 ब्रोमो ब्यूटेन को ड्रॉ कर लेते हैं। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 2 नंबर पे मैंने ब्रोमो लगा दिया। 2 ब्रोमो ब्यूटेन को रिएक्ट करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH से। ये बड़ा ही पॉपुलर रिएजेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या काम करता है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एक तो सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब इधर वाला हाइड्रोजन। अब ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि यहाँ से जाएगा तो यहाँ लोन पे रहेगा, लोन पे रेजोनेंस आदि इत्यादि में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये एक H निकालता है और यहाँ से एक ये हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा। तो H और Br दोनों यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी 2 ब्यूटीन बन के तैयार होगा सैडजेफ नियम के हिसाब से। तो जो काम ये करके दिखा रहा है इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो मतलब डी माने निकाला, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलोजन को भी निकाला। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि एंटी एलिमिनेशन करेगा, यानी अगर ब्रोमीन इस साइड से निकाल रहा है तो हाइड्रोजन जो है वो दूसरे साइड से निकालेगा। तो इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ एंटी एलिमिनेशन। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। तो टेम्परेचर को जोड़ा नहीं जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति 37 डिग्री पे है, दूसरा भी 37 पे है, दोनों गले मिल गए तो ऐसा नहीं कि 37 जोड़ के आप टेम्परेचर बता दो। मास को जोड़ा जा सकता है, वॉल्यूम को जोड़ा जा सकता है। तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी इज एनर्जी और एनर्जी मास पर डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी भी एक्सटेंसिव है। प्रेशर जो है वो अगेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए एंड बी ओनली। हुंड्स रूल क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल तब तक नहीं करनी है जब तक सेम एनर्जी लेवल का एक भी सबशेल बाकी है, तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे। ये हुंड्स रूल है। आउटबो प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी, मतलब जिसकी हायर एनर्जी है वो बाद में भरा जाएगा, लोअर एनर्जी फिल्ड फर्स्ट, और एनर्जी को निकालते हैं N+L रूल से। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर एक जैसा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 3 सेम हो सकते हैं, एक न एक अलग होना पड़ेगा। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इसे मैच कर लें। ए के साथ थर्ड चाहिए और बी के साथ सेकंड। ए के साथ थर्ड, बी के साथ सेकंड चाहिए, नहीं, ए के साथ थर्ड ये हट गया, अब दो बचे मेरे पास। सी के साथ मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट। तो सी के साथ फर्स्ट मतलब ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडाई ऑफ, तो इनको सबसे पहले आप अरेंज करो किस हिसाब से होते हैं। तो ये इस तरीके से आएगा, फिर बीच में आएगा ये यूरोपियम और फिर आएगा ये ल्यूटीशियम। तो ये है, आपको पता है इधर से इधर जाने पे साइज जो होता है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है, साइज डिक्रीजेस। तो अगर इन सब में मैं देखूं तो साइज के हिसाब से ये छोटा रहे, ये बड़ा रहेगा और ये छोटा होता जाएगा, बिकॉज साइज विल डिक्रीज। तो ये ऑर्डर बन जाएगा। और इन सब में सबसे छोटा जो होगा वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक पीरियड ऊपर है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो वी विल गेट द थर्ड एज द करेक्ट ऑप्शन। ये सबसे छोटा हो गया और फिर ये इनसे बढ़ता हुआ इधर की तरफ ये चला गया। विच मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो O2 के बारे में याद रखो कि O2 जो होता है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, जो कि इसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 ऑर्बिटल में अलग अलग रहते हैं। ऑब्वियसली अनपेयर्ड है तो अलग अलग ही रहेंगे, पेयर्ड होते तो साथ में रहते। अब जब आप इसके अंदर O2 माइनस बनाते हैं तो O2 माइनस के अंदर एक ग्रहण कर लेगा, तो एक अगर गेन कर लेगा तो क्या होगा? इस तरह की परिस्थिति बन जाएगी, यानी इसके अंदर अब एक अनपेयर्ड बचेगा। O2 माइनस 2 लिखोगे तो 2 गेन कर लेगा, तो 2 गेन करेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 बचेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पेयर्ड हो जाएंगे 2 गेन करने के बाद। अगर O2 प्लस बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, लॉस करेगा तो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही बचेगा। और अगर O2 प्लस 2 बना लोगे तो उसके अंदर 0 अनपेयर्ड बचेंगे, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। तो आप जो आपसे सवाल पूछ ले O2 को बीच में रखना और 2 1 0 2 1 0, O2 प्लस प्लस 2 -1 -2 ऐसे करके याद कर लेना इसको। दूसरी बात पूछें कि किसमें एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जवाब हो जाएगा O2। किसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 -4 है इधर, एक इसमें और 0 इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑफ PX PY पूछा जाए तो बाकी एंटी बॉन्डिंग में और भी होते हैं, तो
तो अभी हमारा पूछा गया है कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब O2-2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाएगा। इसका नाम लिखना है, ये C2O4- इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। जब ये लिगेंड के रूप में रहता है तो ऑक्जेलेटो है। सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 लगे हैं तो ट्राई ऑक्जेलेटो। अब ट्राई ऑक्जेलेटो आपको इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो ट्राई ऑक्जेलेटो यहाँ भी लिखा है, ट्राई ऑक्जेलेटो यहाँ भी लिखा है। एल्यूमिनेट 4 लिख दिया है इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा। एल्यूमिनेट थर्ड होगा क्योंकि एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये +3 ये बनाएगा, +3 ये बनाएगा, और ये इस पे 1 पे -2 होता है तो 3 पे -6 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनेट थर्ड वाला, यानी सेकंड, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड नाम सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पे जो पोटेंशियल आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, इनके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। तो सबसे पहले तो आप सैलिसिलिक एसिड बना पाए। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो ये बन गया COH और ये है OH, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। मेटा हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी बनाओगे तो मेटा का मतलब ये है कि ये COH लगाया और इसमें यहाँ पे OH लगा दिया। अब OH की पोजीशन मेटा पे हो, पैरा पे हो, इन सब पे हो, ऑर्थो पे जब होती है तो एक इफेक्ट लगता है जिसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पर हो जाएगी उसकी वजह से होगा। ये भी सवाल पूछते हैं कि इनमें से किसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो उसका भी जवाब हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो आसान सवाल है, इक्विलिब्रियम में कब बोलते हैं, जब रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। RF बराबर RB होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट, इससे इसको बना रहे हैं, तो जरा इसमें देखो दोनों में परिवर्तन किस बात का है। सबसे पहली बात तो ये गायब हो गया है, इसको बोलते हैं ना टर्मिनल मिथाइल ग्रुप। नाउ दिस टर्मिनल मिथाइल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन अवर कंपाउंड। आप अगर देखें तो इसके अंदर ये कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। इसमें कार्बन देखो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और यहाँ पे गिनोगे तो 1 2 3 4 5, एक ये कार्बन गायब है। तो एक तो ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इस टर्मिनल मिथाइल को गायब कर दे। दूसरा काम क्या किया गया है कि ये जो OH है इसको बदल दिया गया है COOH में, यानी ऑक्सीडाइज कर दिया गया है। तो ऑक्सीडाइज करा गया है और टर्मिनल मिथाइल को गायब करा गया है। तो ये काम कौन कर सकता है, I2NaOH, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें आयोडोफॉर्म बनके तैयार होता है। ये जो टर्मिनल मिथाइल है ना, ये बन जाएगा CHI3, ये बन जाएगा। तो CHI3 बन गया, मतलब ये बन गया आयोडोफॉर्म। तो ये कंप्लीट बनके तैयार होता है, और उधर की तरफ जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट विल बिकम COOH। द मेटल दैट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ही पॉपुलर मेटल है गैलियम। गैलियम G से होता है, घी की तरह होता है। एटॉमिक नंबर इसका 31 होता है, Z इज इक्वल टू 31। ये एक मेटालॉइड है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इसका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसका ऑक्साइड कैसा होता है, इट इज एम्फोटेरिक। दूसरी बात पूछते हैं गैलियम के बारे में कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट 3000 की रेंज में आता है, बहुत ज्यादा है, और मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन के करीब होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही पिघल जाएगा ये। तो ऐसी चीज जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो, उसको हम लोग थर्मोमीटर बना सकते हैं। वी कैन मेड इट अ थर्मोमीटर। हाई टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है, बहुत हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए। कोई बॉयल ना हो रहा हो तो वो थर्मोमीटर अच्छा बन जाएगा। तो गैलियम के बारे में एटॉमिक नंबर 31। दूसरा, इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ये एक मेटालॉइड है, और दूसरी बात इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन थर्मोमीटर एज। दूसरा एक और बात याद रखें इसके बारे में कि अगर आप देखें 13th ग्रुप में तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम साइज में भी गड़बड़ होती है। बोरॉन से बड़ा गैलियम और गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम।
फिर इंडियम और थैलियम, ये साइज भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर साइज में भी एक्सचेंज है, एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज का ऑर्डर उल्टा होता है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट गैलियम, जो भी आपसे पूछा जाए बता सकते हैं। राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.8 ग्लूकोज इन 100 ग्राम इज 0.1 डिग्री। तो डेल्टा टीबी राइज कितना दे रखा है 0.1, केबी ये आपसे निकालने को कह रहे हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलैलिटी बराबर क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू यहाँ पर लिखेंगे 1000 और यहाँ पर लिखेंगे WB वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मैं मोलैलिटी निकालूं तो वेट ऑफ सोल्यूट 1.8 ग्राम है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 180, ऊपर गुणा करेंगे 1000 से और ये 100 दे रखा है, तो ये भी आ जाएगा 0.1। अब देखो मोलैलिटी आ गई 0.1, डेल्टा टीबी 0.1 है, तो फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी 0.1, मोलैलिटी 0.1, तो केबी आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से केबी विल बी इक्वल टू 1 और 1 आ जाएगा तो हमारा जवाब हो जाएगा थर्ड वाला जवाब। बस मोलैलिटी इसमें निकालनी थी, बाकी तो डेल्टा टीबी और एम दे ही रखा था ना। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पिक आउट द एलिमेंट विद हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन। सेकंड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। आप जानते हैं कि क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5 और कॉपर का भी एक्सेप्शनल है 4s1 3d10। इन दोनों के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा क्योंकि वो 4s से निकलेगा, लेकिन अगला निकालोगे तो हाफ फील्ड से निकलेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ अगला निकालोगे तो फुल फील्ड से निकलेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब बी और डी ऐसे ऑप्शन हैं जिसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इनकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत हाई होगी। Given below are the two statement. Aniline on nitration yields ortho, meta and para nitro derivative. अब एनिलीन को अगर ऐसे देखोगे नॉर्मली तो एनिलीन के पास एक लोन पेयर होता है और जिसके पास भी लोन पेयर होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो इट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो अगर इसका हम नाइट्रेशन कराते हैं तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि नाइट्रो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ना चाहिए, लेकिन मेटा पे भी मिल जाता है। कारण क्या होता है कि जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर के अंदर इसको डालते हैं तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में एसिड होते हैं, HNO3 होता है और H2SO4 होता है, तो ये बेस है तो ये बन जाता है एनिलीनियम आयन। नाउ एनिलीनियम आयन इज NH3+, ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो जहां जहां ये बन जाएगा वहां पर मेटा वाला बनेगा, तो इसका मतलब ऑर्थो पैरा भी बनेगा और मेटा भी बनेगा नाइट्रेशन के दौरान। तो असर्शन तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि ऑर्थो पैरा भी बनेगा और मेटा भी बनेगा नाइट्रेशन के दौरान। रीजन में लिखा है बिकॉज नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर। ये सही बात लिखी है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर होता है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में ये बात गलत है। एक्सप्लेनेशन में ये कहना चाहिए था कि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर वो एनिलीनियम आयन बना लेता है विच इज मेटा डायरेक्टिंग। तो एनिलीनियम आयन का कहीं नाम नहीं लिखा है तो ये इसका रीजन नहीं बन सकता है कि क्यों मेटा मिला। ये बात सही है कि ऑर्थोपैरा मेटा मिलता है और ये भी सही है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो आई विल गो विद द सेकंड ऑप्शन। इट मींस द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये जो है कंपाउंड, ये कंपाउंड MAA3 टाइप का कंपाउंड। A3 का मतलब है कि बाइडेंट, जो लिगेंड है वो बाइडेंटेड है, 3 लगे हुए हैं और ये सिमेट्रिक टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड है। अब अगर आप इसको बनाओगे तो आपको पता है कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो किस तरीके की होती है। इट इज दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दिमाग से उतर गया मेरे, यहाँ। तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अगर मैं बाइडेंटेड लिगेंड 3 लगाऊं, एक मान लो यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो इसमें कोई आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगा, नो POS। और जब POS नहीं होता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो इसके 2 एनेंशियोमर्स बनेंगे, एक D बनेगा एक L बनेगा। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पूछा है तो जवाब हो जाएगा कि 2 ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे। ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है। सबसे पहले एक एल्डिहाइड या कीटोन है, ये कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O और R। अब इसके ऊपर सबसे पहले इन्होंने जोड़ा है HCN, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइनोहाइड्रिन बनके तैयार होगा। तो ये RC और R तो ऐसे ही रहेंगे,
इधर OH आ जाएगा और इधर की तरफ CN आके जुड़ जाएगा। CN ये जो है ये हिस्सा ये यहाँ जुड़ेगा और ये जो H है ये आके यहाँ जुड़ेगा। तो ये बन गया, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अगले नंबर पे इन्होंने क्या कहा है, अगले नंबर पे कह रहे हैं अमोनिया से रिएक्शन कराओ। तो अगर कोई अल्कोहल वाले कंपाउंड पे आप अमोनिया से रिएक्शन कराते हो NH3 से, तो ये अपना NH2 ग्रुप यहाँ लाके जोड़ देगा। तो अगले नंबर पे जो कंपाउंड बन के तैयार होगा वो होगा RC और यहाँ भी R रहेगा, यहाँ NH2 लग गया और यहाँ पे लग गया CN। फिर ये कह रहे हैं आगे इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H3O। तो अगर मान लो आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो साइनाइड की जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है तो वो बनता है एमाइड, लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड CN की कहीं भी CN लिखा हो और इसका हाइड्रोलिसिस पूरी तरीके से हो जाए कंप्लीट, तो आप समझ लेना कि दिस RCN विल बी चेंज टू RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो अगला कंपाउंड बन के तैयार होगा वो क्या होगा, इट विल बी R, यहाँ C है यहाँ R है और यहाँ पे क्या था NH2 और यहाँ पे क्या है COH। अब इसके अंदर एक अमीनो ग्रुप भी है और एक एसिड भी है, तो ये तो हो गया अमाइनो एसिड और इसी से आप क्लिक कर सकते हो कौन सा, अल्फा अमाइनो एसिड। दिस विल बी अल्फा अमाइनो एसिड। अमीनो भी है एसिड भी है तो नाम क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड। द फॉलोइंग टू रिएक्शंस आर नोन, एक ये रिएक्शन है एक ये रिएक्शन है, इसका डेल्टा H पूछा गया तो हेस्ट लॉ लगाएंगे। पहले वाले में देखो मुझे Fe2O3 चाहिए, वो मुझे ये फर्स्ट रिएक्शन से मिल जाएगा। रिएक्टेंट साइड में चाहिए, रिएक्टेंट ही साइड में है, तो पहले वाले का मुझे जैसा लिखा है -26.8 वैसा ही इस्तेमाल करना है। फिर मुझे CO चाहिए लेकिन CO दोनों रिएक्शन में है तो इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। कोई ऐसी चीज जो दोनों रिएक्शन में हो उस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। फिर मुझे FeO चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। ये FeO जो मुझे चाहिए वो सबसे पहली बात तो उधर चाहिए, यानी उस वाले डेल्टा H का साइन चेंज होगा, वो प्लस में हो जाएगा। और दूसरा मुझे एक नहीं चाहिए दो चाहिए, यानी इस रिएक्शन को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 16.5 को 2 से गुणा करोगे तो 33 हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे +33 लिखना पड़ेगा। प्लस क्यों किया, क्योंकि उल्टा चाहिए, और 33 क्यों किया, क्योंकि 2 चाहिए। बस अब आप इसको 33 में से 26 घटा दो, +6.2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें आपको यही करना रहता है, जो आपको जहां चाहिए आप देखते जाओ रिएक्शंस में, और जो कई में आ रहा हो उसको देखने की जरूरत नहीं है। इन दो बातों से सवाल हल हो जाता है। इनमें से कौन सा लैंथेनॉइड आयन डायामैग्नेटिक है, 70 है, तो 70 इज डायामैग्नेटिक, 70 यटरबियम इज डायामैग्नेटिक। कैसे डायामैग्नेटिक है, आप जानते हैं कि अगर इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन में F कितना आएगा, 14 और 6s2 आएगा। इट विल बी 6s2 एंड 4f14, तो ये 14 दो कितना हो गया 16, और 16 के बाद बाकी वो जो आएगी वो तो इनर्ट गैस रहती है। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सारे ही भरे हुए हैं, और जब सारे भरे हुए होते हैं तो हम इनको बोलते हैं कि इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। इसमें मैच द कॉलम करना है तो मैं आपको सारी चीजें बता देता हूँ। ये B से X ये है EA फॉरवर्ड, ये यहाँ से यहाँ तक है EA बैकवर्ड। इन दोनों का जो गैप होता है इसको बोलते हैं डेल्टा H, और यहाँ से लेकर और ये पूरा अगर देखा जाए X तक ये पूरी डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसमें आप मैच कर लें, जिस तरीके से पूछा गया उस तरीके से हम मैच कर लेंगे। जैसे X से A कहाँ है, X ये है A ये है, तो X से A मतलब ये वाली पूरी डिस्टेंस, E A बैकवर्ड, X से A को मैच करेंगे E A बैकवर्ड के साथ, यानी पहले के साथ चौथा आएगा, दो ऑप्शन कट गए। B के साथ तीसरा दोनों में दिया है, C को चेक कर लेते हैं, C इज AB, AB डेल्टा H है तो फर्स्ट हो जाएगा। C के साथ मुझे फर्स्ट चाहिए, ये दो तो कट ही गए थे तो C के साथ फर्स्ट मतलब फोर्थ मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें जरा देखो, ये AB ये वाली डिस्टेंस थी, और X जो इन्होंने लिखा है ये पूरा X है, तो इट इज थ्रेशोल्ड, तो X को मैच कर लेंगे किसके साथ, सेकंड वाले के साथ, यानी थ्रेशोल्ड हो जाएगा। मिथॉक्सी इथेन CH3O और ये C2H5, ये बन गया मिथॉक्सी इथेन। और दूसरा है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH, दिस इज प्रोपेनॉल।
अब ये जो है वो ईथर है और ये है अल्कोहल। अगर दोनों में कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की संख्या सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और ये दोनों आपस में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो इनको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। इनमें से कौन सा विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बन सकता है? तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एक RX होता है और इसके साथ हम लोग लगाते हैं NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसमें से ये जो OR वाला हिस्सा होता है, दिस OR, ये OR एक न्यूक्लियोफाइल की तरह जाता है, यहाँ अटैक करता है और X को हटा देता है तो बन जाता है ROR। दिस इज विलियमसन सिंथेसिस, SN2 रिएक्शन चल जाता है। तो अब इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो RX है अगर ये 3 डिग्री हैलाइड हुआ तो 3 डिग्री हैलाइड का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होने की संभावना नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एलिमिनेशन ज्यादा अच्छा है। 3 डिग्री हैलाइड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये OR जाके जुड़ने की बजाय एक H लेके भाग जाता है, तो इट एक्ट्स एज अ बेस इंस्टेड ऑफ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पे एलिमिनेशन हो जाता है और प्रोडक्ट में एल्कीन बन जाता है। अब अगर आपको बनाना है दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल इसको बोलते हैं, ये इधर भी ये हो और इधर भी ये हो, तो अगर दोनों तरफ ये है तो RX भी वही लेना पड़ेगा और OR भी वही लेना पड़ेगा। OR तो वो वाला ले सकते हैं लेकिन RX वो वाला नहीं ले सकते हैं, तो ये वाला बनाना पॉसिबल नहीं है। कृपया ध्यान दें और इस बात को समझें कि सिर्फ एक साइड में इसको रखना पॉसिबल है, एक साइड वाला बन जाएगा क्योंकि वो तो हम OR वाले साइड से ले लेंगे। अगर यहाँ पे मिथाइल होता, मिथाइल डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, तो वो बन जाता, लेकिन दोनों तरफ अगर आप ले रहे हो तो आपका RX का R भी होना चाहिए टर्शरी ब्यूटाइल और ये R भी होना चाहिए टर्शरी ब्यूटाइल। यहाँ तो हो सकता है बट यहाँ नहीं हो सकता है, तो इस वजह से इसको बनाना पॉसिबल नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये वाला जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट S कैरेक्टर, ये परसेंट S कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर ये परसेंट S कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका क्या मतलब हुआ, द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट जिसके अंदर S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें En ज्यादा होगा, तो यहाँ En ज्यादा है, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल ऑन, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन किस पे, मोर En, इट इज मोर स्टेबल ऑन मोर En, तो C सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद B आएगा, फिर A आएगा, यानी करेक्ट ऑर्डर थर्ड हो जाएगा। इन द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आता है, ये आया फोटोन ऊपर से, और ये अपनी एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को, कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हो जाती है बाहर निकलने में, जिसको आप वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं कि ऊपर से 100 जूल आया, तो मान लेते हैं कि यहाँ 20 जूल खर्च हो गया बाहर निकलने में, तो जो इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ निकलेगा वो 80 जूल का होगा, यानी कि जितनी एनर्जी फोटोन की होती है उससे कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है यहाँ पर, तो इट विल बी स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन, तीसरा सही जवाब हो जाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सही बात है एंटी बॉन्डिंग से, तो ये तो सही लिखा हुआ है। रीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अवे लोकेटेड है, ये गलत लिखा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और यही इसकी स्टेबिलिटी का कारण भी है। दो न्यूक्लियस पॉजिटिव है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्टेबल रहेगा। ये कह रहे हैं अवे है, तो मतलब रीजन जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत ढूंढना है, तो गलत आप अगर पढ़ोगे ध्यान से तो ये गलत दिख जाएगा। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो गलत लिखा है। कैथोड पर होता है रिडक्शन और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन,
तो इन्होंने कैथोड पर ऑक्सीडाइज लिख दिया है तो वो गलत लिखा है, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन करें। अब ये भी एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। एनिलीन का ये है एनिलीन, अगर आप इसका फ्रीडल क्राफ्ट करोगे तो आपको AlCl3 लेना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट में एक लुईस एसिड लेना पड़ता है, और जो लुईस एसिड है उसको ये जैसे ही बेस दिखाई देगा, एनिलीन इज अ बेस, तो वो क्या करेगा, वो इसके साथ कॉम्बिनेशन, लोन पेयर के साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरीके का। ये एनिलीन है, और एनिलीन में ये जो N है इसका जो लोन पेयर था, यहाँ पे H और H लगा हुआ है NH2, इसका लोन पेयर ले लेगा AlCl3। आपको पता है AlCl3 से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, तो जब ये इसको ले लेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ, चौथा सही हो जाएगा इसके अंदर। एटॉमिक मास किसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ किसी एटम का कंपेयर करो किससे, C12 से। स्टैंडर्ड कार्बन 12 को माना गया है, इसके एक एटम की तुलना में जितना भारी होता है उसी को मानते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। आप जानते हैं कि हाइड्राइड्स के केस में नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ घटती चली जाती है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ increases and basic strength decreases। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर है, ये है मेटल कार्बोनिल, और मेटल कार्बोनिल में जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, मेटल एट 0, चाहे वो NiCO4 हो चाहे FeCO5 हो, इन सब के अंदर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। FeCN6-3, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 6 माइनस में से 3 माइनस बाहर है तो ये +3 में है, और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये 6 माइनस में से 4 बाहर है तो ये +2 पे है। +3 का मतलब हुआ कि ये 3D6 है, सॉरी इट इज 3D5, +3 का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D5, और +2 का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D6, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयरिंग कराएगा। अगर 6 में पेयरिंग करा दिया तो एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा, 6 को 3 जोड़े में बांट ले जाओगे तो ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, सही बात है। और इसमें 5 में से 2 जोड़ा तो बन जाएगा, एक बच जाएगा, तो एक अनपेयर्ड है इसलिए वीकली पैरामैग्नेटिक। तो इसका पहला तो सही हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट, कि ये वीकली पैरामैग्नेटिक है और ये डायामैग्नेटिक है। दूसरा कह रहे हैं कि 6 वाले में +3 पे है और इसमें +2 पे है, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर +3 ऊपर मैंने लिख ही दिया और इसमें +2 के अंदर। प्रोटोनेशन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। देखो, अगर कार्बोनिल ग्रुप ले ले तो वो C डबल बॉन्ड O रहता है, नॉर्मली इधर स्लाइड नेगेटिव और इधर स्लाइड पॉजिटिव रहता है, और इसीलिए कोई ना कोई आके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है इस जगह, या आप कह दो कि ये जाके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल पर। अगर यहाँ स्लाइड पॉजिटिव की बजाय पूरा पॉजिटिव हो जाए, कंप्लीट पॉजिटिव, तो और अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा ये। तो अगर आप इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो प्रोटोनेशन में जो H आएगा वो इससे जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा COH, और इस पे पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन जो था ये वापस ले लेगा और ये H के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो जब ये पूरी तरह पॉजिटिव हो गया H के आने से, नाउ इट इज अ बेटर इलेक्ट्रोफाइल इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। तो प्रोटोनेशन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेज इट्स इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, ये सही लिखा है। दूसरा, प्रोटोनेशन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन, ये भी सही बात है, H वाज द न्यूक्लियोफाइल, उसको यहाँ लाके जोड़ दिया था। तो बातें तो दोनों दोबारा से सही लिखी हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रोफाइल हो जाने का रीजन ये नहीं है। इसका रीजन ये है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बेटर अटैक होता है, तो रीजन नहीं है, इस वजह से सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ethyl alcohol reacts with thionyl chloride SOCl2 is very popular, तो ROH is alcohol, इसको जब रिएक्ट कराते हैं SOCl2 से तो ये एक तो बनाता है RCl, एक ये बनाता है SO2 और एक ये बनाता है HCl, ये 3 प्रोडक्ट बनाता है, और इसको
एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में बदलने का बेस्ट मेथड भी माना जाता है, क्योंकि जो बाकी के दो प्रोडक्ट्स बने हैं वो गैसियस हैं तो वो उड़ जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इजी होता है बाकी को सेपरेट करना। तो इथाइल अल्कोहल लिया था तो आपको इथाइल क्लोराइड SO2 और HCl बनाना है, तो करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। Which of the following is not characteristic of amines? They smell like ammonia, they are inflammable in air, they show the property of hydrogen bonding. एम्फोटेरिक नहीं होते हैं भाई, ये बेसिक होते हैं। एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, इसमें एम्फोटेरिक लिखा है जो कि गलत लिखा है। इस रिएक्शन में डेल्टा H दिया गया है इतना, डेल्टा H इसका क्या है? नेगेटिव। अगर किसी का डेल्टा H नेगेटिव है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब ये खुद ही आग उगल रहा है, एक्सो माने आग उगल रहा है, बाहर निकल रही है ना आग, तो इसको टेम्परेचर नहीं पसंद आता है। एक तो पहले कोई आग उगल रहा हो तो उसको और टेम्परेचर दे रहे हो, तो टेम्परेचर दोगे तो बैकवर्ड भागेगा, तो रिएक्शन प्रोसीड्स बैकवर्ड। BaOH होल ट्वाइस का pH दे रखा है 12, तो देखो pH बराबर कितना है? 12, तो POH कितना हो जाएगा? 14 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2। POH पता चल गया तो हम OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, इट विल बी 10 रेज़ टू द पावर -2। अच्छा, BaOH होल ट्वाइस जब भी टूटेगा तो आप देखो BaOH होल ट्वाइस ये बनाएगा Ba+2 और साथ में 2 OH माइनस। यहाँ से स्टोइकियोमेट्री ये कहती है कि जितना OH माइनस होगा उसका आधा Ba+2 होगा। ये 2 है तो ये यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब जितना भी ये होगा इसका आधा ये होगा, तो यहाँ से मुझे Ba+2 का भी कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया कि ये जो है वो इसका आधा होगा, यानी 10⁻²/2। अब मुझे KSP लिखना है, तो KSP कैसे लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba+2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर, ये KSP लिखने का तरीका है। तो अगेन यहाँ पे आप लिखोगे 10⁻²/2 और यहाँ लिखोगे 10⁻²² का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? -4 -6, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻6, या फिर आप लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻7, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, या आप कह दो नंबर ऑफ कार्बन। जिसमें कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये पहली बात लगाते हैं। यहाँ देखो प्रोपेनॉल में कितने कार्बन है? 3, ब्यूटेनॉल में 4, ये भी ब्यूटेनॉल 4 और इसमें 5, तो 5 कार्बन वाला सबसे आगे होना चाहिए, 3 वाला सबसे पीछे होना चाहिए। 4 वाले हमारे पास 2 हैं, 2 ऑल और 1 ऑल। इसमें से जो 2 ऑल होगा वो थोड़ा स्फेरिकल होगा। जब कोई स्फेरिकल हो जाता है कंपाउंड या ब्रांचिंग ज्यादा हो जाती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो सबसे आगे रहेगा पेंटेन 2 1 ऑल, फिर ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल पीछे चला गया, और सबसे कम रहेगा प्रोपेन 1 ऑल। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द सीक्वेंस, पहले कार्बन देखो, जब बॉइलिंग पॉइंट आए तो पहले कार्बन का नंबर देखो, उसके हिसाब से अरेंज करो। मतलब कम कार्बन वाला पीछे, ज्यादा कार्बन वाला आगे रखो पहले, फिर जिनका सेम कार्बन नंबर है उसमें देखो ब्रांचिंग के हिसाब से, तो अरेंज कर देना चाहिए सेकंड नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, सत्य ढूंढना है। सिस जो होते हैं वो पोलर होते हैं और ट्रांस नॉन पोलर होते हैं, सही बात लिखी है। जनरली ऐसा होता है कि सिस कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, ट्रांस में दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो दे आर नॉन पोलर। सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज नॉन, ये उल्टा लिखा है तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, यानी दिस इज रॉन्ग। इन केस ऑफ सॉलिड एल्कीन्स जो ट्रांस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ट्रांस जो है वो लैटिस में अरेंज बढ़िया होते हैं, दीज आर ट्रांस, एंड बिकॉज ऑफ दिस गुड अरेंजमेंट दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही बात लिखी है। सिस एंड ट्रांस बोथ हैव सेम प्रॉपर्टीज, तो सेम प्रॉपर्टीज दोनों के अंदर नहीं होती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। बोथ सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ एल्कीन हैव द सेम स्ट्रक्चर, सही बात है, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है, बट केवल कॉन्फ़िगरेशन इधर की तरफ उधर की तरफ होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई ओनली। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर देन अल्कोहल, क्यों ज्यादा होते हैं? बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एक गिवन टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओपी इज
इक्वल टू CRT। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, तो पहला सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो ग्रुप माइग्रेट नहीं करता है, ये सही बात है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उस पीएच को बोलते हैं जिसपे ज्विटर आयन बन जाए। ज्विटर का मतलब है एक तरफ माइनस हो और एक तरफ प्लस हो, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा, तो दिस इज करेक्ट। एंड एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ये बात भी सही लिखी और इसका रीजन भी है, तो ये सही हो जाएगा। लसाइने टेस्ट जो करते हैं उसके अंदर डाइल्यूट HNO3 के साथ बॉईल करते हैं जब आप हैलोजन का टेस्ट कर रहे हो। तो देखो हैलोजन का टेस्ट करते समय जब आप हैलोजन टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर मिलाते हैं AgNO3। फिर AgNO3 मिलाने के बाद अगर क्लोरीन होगा तो आपको मिल जाएगा AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, ब्रोमीन होगा तो AgBr मिल जाएगा, और आयोडीन होगा तो क्या मिल जाएगा AgI। तो मतलब इस तरीके से आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं जिनका कलर और कैरेक्टरिस्टिक देख के आप डिसाइड करते हो कि कौन सा हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसमें पहले से लसाइने टेस्ट हो रखा है तो लसाइने टेस्ट में क्या बनता है Na2S और NaCN। अब अगर आपने AgNO3 इसके अंदर मिलाया तो वो Ag2S बना लेगा, और Ag2S बनाएगा तो इसका ब्लैक प्रेसिपिटेट पहले ही दिखने लगेगा, और ये AgCN बना लेगा, तो ये लोग इंटरफेयर करेंगे। तो इसलिए पहले इसको HNO3 के साथ बॉईल करते हैं ताकि ये लोग डिकम्पोज हो जाएं, और अगर ये डिकम्पोज हो जाएंगे तो अब बढ़िया से हैलोजन का टेस्ट हो पाएगा। लेसाइनेट टेस्ट में नाइट्रोजन के लिए ब्लू कलर फेरीफेरोसाइनाइड आपको रट के रखना है, बिल्कुल अच्छे से पर्शियन ब्लू कलर आता है। मीथेन डज नॉट रिएक्ट विद Cl2 इन डार्क, सही बात है। ये वाला जो रिएक्शन है क्लोरीनेशन, ये हमेशा HNu की प्रेजेंस में होता है। क्लोरीनेशन ऑफ CH4 टेक्स प्लेस इन सनलाइट, दोनों बातें सही है, बोथ आर करेक्ट। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सवाल बड़े ही आसान होते हैं। हमें इसको बनाना है BaOH फोल्टोइड, तो मुझे बेरियम कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। एक ही चाहिए, एक ही मिल जाएगा, तो बेरियम वाला मैं लिख लूंगा कौन सा है 280, तो आई विल राइट 280। फिर इसके बाद मुझे OH चाहिए 2, OH मुझे पहले वाले से मिलेंगे और 2 चाहिए, तो यहाँ मैं जोड़ लूंगा इसमें 2 इंटू 248। और फिर इसमें से मुझे ये दो लेन, जब मैंने इसको लिया और इसको लिया तो मुझे Ba चाहिए था और OH चाहिए था, लेकिन Na फर्जी मिल गया और Cl फर्जी मिल गए। अच्छा, दो Na फर्जी मिले हैं, दो Cl, यानी दो NaCl माइनस करना पड़ेगा, तो बीच वाले को माइनस करेंगे लेकिन 2 से गुणा करके, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 इंटू 126, और 10 की पावर -2 तो लगाना ही है, तो इसको सॉल्व करके 524 आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। इसके अंदर कायरल कार्बन ढूंढना है, तो कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हैं। तो चेक कर लेते हैं जरा, इस कार्बन को देखो, ये कायरल नहीं है। क्यों नहीं कायरल है, इधर भी मिथाइल लगा है, इधर भी मिथाइल लगा है, तो इसको हटा देते हैं। इस कार्बन को आप देखेंगे तो इसमें एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ इधर ये बड़ा सा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है, तो दो तो अलग अलग हो गए। रिंग देखने के लिए इधर से घूम के आओ और इधर से घूम के आओ, तो सेम माहौल अगर मिल रहा है तो कहते हैं कि सेम ग्रुप है, और अगर अलग अलग माहौल मिल रहा है तो अलग ग्रुप है। माहौल का मतलब क्या हुआ, इधर जाओगे तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा वाला मिलेगा, इधर आओगे तो ये एक्स्ट्रा लगा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, चारों डिफरेंट लगे हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हो, दिस इज अगेन सेकंड, और इसको भी देख सकते हो, तो टोटल 3 कायरल सेंटर इसके अंदर मिल जाएंगे, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। So this was all about your test number 22 एंड पेपर आसान है, नॉट बैड, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं रिपीटेडली, उस टाइप के सवाल इसके अंदर हैं। और अभी बहुत कठिन पेपर करने का कोई मतलब भी नहीं है, रीजन ये है क्योंकि कठिन नहीं करना है, वो करना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगले सॉल्यूशन के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।